हेलो गाइस। तो आज हम देखने वाले हैं 12th का चैप्टर नंबर 9 करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर के 1 या 2 मार्क के इम्पोर्टेंट थियरी क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चन 1 में आपको ऑप्शन नहीं आता, और अगर आप 2 या 3 मार्क के क्वेश्चन भी देखोगे तो उसमें भी बहुत सारे थियरी क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में से आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले ये डेफिनेशन आपको प्रिपेयर करना है। डिफाइन जंक्शन, ध्यान से देख लीजिए। जंक्शन क्या है? एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट वेयर 2 or more कंडक्टर्स आर जॉइंट टुगेदर इज अ जंक्शन। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, नीचे एक डायग्राम दिया है। ये वाला जो पॉइंट है गाइस, दिस इज अवर जंक्शन। कैसे? यहाँ पे देखिए, दिस इज 1 कंडक्टर, दिस इज सेकंड कंडक्टर एंड दिस इज थर्ड कंडक्टर। सो पॉइंट ए पे 3 कंडक्टर्स आपस में मीट कर रहे हैं, इसीलिए पॉइंट ए इज अ जंक्शन। ऑन अ सिमिलर नोड पॉइंट बी इज ऑल्सो अ जंक्शन, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज 1 कंडक्टर, सेकंड कंडक्टर एंड थर्ड कंडक्टर। लेकिन अगर आप इस पॉइंट को देखेंगे तो ये जंक्शन नहीं है, क्योंकि एक ही रास्ता है जो आगे बढ़ रहा है। तो जंक्शन इज अ बेसिकली मीटिंग पॉइंट वेयर 2 or more पाथ्स मीट एट ईच अदर। ठीक है, तो ये 1 मार्क का डेफिनेशन आपको याद रखना है। उसके बाद जो सेकंड डेफिनेशन है वो है डिफाइन लूप। अब लूप क्या है? एनी क्लोज कंडक्टिंग पाथ इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज कॉल्ड एज लूप और मेश। ये नाम याद रखना, मेश। जंक्शन का भी और एक नाम होता है नोड। अब गाइस वापस इस सर्किट में आते हैं। एनी क्लोज पाथ इन द सर्किट इज कॉल्ड एज लूप। अब ये समझने के लिए जरा सर्किट को लेबल करते हैं। हाँ गाइस, इस सर्किट में अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो इस सर्किट में टोटल 3 क्लोज पाथ है। मतलब ध्यान से देख लीजिए, ये देखिए, ये है पहला क्लोज पाथ। ये इसका नामकरण कैसे करेंगे? लूप सी ए बी एफ सी। मतलब सी से स्टार्ट किया, ए बी एफ, बैक टू सी। लूप में आपको एक बात याद रखनी है कि लूप का स्टार्टिंग अल्फाबेट एंड लास्ट अल्फाबेट हैज टू बी सेम, ताकि वो क्लोज लूप हो। अच्छा, यही लेबलिंग आप उल्टा भी कर सकते थे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते। कैसे? सी एफ बी ए सी, या तो क्लॉकवाइज जा सकते या तो एंटी क्लॉकवाइज, पर आई पर्सनली सजेस्ट कि क्लॉकवाइज ही जाओ। अब गाइस यहाँ पे और एक लूप है, ध्यान से देख लीजिए। ये वाला लूप, ये देखिए, ये नामकरण क्या आएगा? ए डी ई बी ए। और ये आउटर लूप भी गाइस लूप ही तो है। ये देखिए, ये इसका नाम क्या रखेंगे? सी ए डी ई बी एफ, बैक टू सी। इस तरह से इस सर्किट में टोटल 3 लूप्स हैं। केवीएल सॉल्व करने में लूप का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये हो गया सेकंड डेफिनेशन। तीसरा डेफिनेशन, डिफाइन ब्रांच। ब्रांच इज एनी पार्ट ऑफ द नेटवर्क दैट लाइज बिटवीन 2 जंक्शंस। अब यहां पे आते हैं। ब्रांच इज एनी पार्ट ऑफ द सर्किट दैट लाइज बिटवीन 2 जंक्शंस। अब गैस ये देखिए, इस सर्किट में ये एक जंक्शन है ए और ये एक जंक्शन है बी। अब ये देखिए, ये एक रास्ता है उनके बीच में। सो इसको भी हम क्या कहेंगे? इसको भी हम कहेंगे ब्रांच। दिस इज ब्रांच। उसके बाद एक रास्ता ये भी है ए और बी के बीच में, सो दिस इज ऑल्सो व्हाट? ब्रांच। फिर एक रास्ता ये भी है, दिस इज ऑल्सो व्हाट? ब्रांच। तो जैसे डायग्राम में दिखाया है, दिस इज 1 ब्रांच, दिस इज सेकंड ब्रांच एंड दिस इज थर्ड ब्रांच। तो गाइस ये 3 डेफिनेशन आपको प्रिपेयर करने हैं 1-1 मार्क के लिए। डिफाइन जंक्शन, डिफाइन लूप एंड डिफाइन ब्रांच। ठीक है, पेपर में डेफिनेशंस हमेशा आते रहते हैं। उसके बाद अगर आप पेपर पैटर्न ध्यान से देखोगे तो आपको पेपर में ऐसे क्वेश्चन हमेशा दिखेंगे। स्टेट दिस लॉ, स्टेट दैट लॉ। एमसीक्यू में भी इसका बड़ा यूज होता है। तो यहाँ पे देखिए, आपको 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, स्टेट किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। उसी का दूसरा नाम है किरचॉफ्स करंट लॉ, और एक नाम से भी जाना जाता है किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। क्या कहता है लॉ? द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स एट अ जंक्शन इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज 0। ये लिखना है गाइस आपको। मतलब अगर ये जंक्शन है
तो जंक्शन पे जितने भी करंट मीट कर रहे हैं उन सब का एडिशन इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 1 मार्क का और एक सवाल बन सकता है कि व्हाट आर या डिफाइन या स्टेट साइन कन्वेंशन फॉर किरचॉफ्स करंट लॉ। यहाँ पे आपको बड़ा सरल याद रखना है, जो करंट जंक्शन पे आ रहे हैं, जैसे I3 है, यहाँ पे I1 भी है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट I4 है। तो जो करंट जंक्शन पे आ रहे हैं दे ऑल मस्ट बी टेकन एज पॉजिटिव करंट्स, और जो करंट जंक्शन से जा रहे हैं, मतलब जैसे कि ये I2 या फिर ये I5 या फिर ये लास्ट करंट I6, ये तीनों करंट जंक्शन से दूर जा रहे हैं, आउटगोइंग करंट से। सो ऑल द करंट्स विच आर मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन मस्ट बी टेकन एज नेगेटिव करंट्स। तो ये देखिए यहाँ पे बुक ने सब लिखा है, साइन कन्वेंशन। The currents arriving at the junction are considered positive and the currents leaving the junctions are considered negative। तो गाइस इस पीडीएफ में जो कंटेंट हाईलाइट करके रखा है ना, वो सारा आपको पढ़ना है फॉर 1 मार्क थ्योरी क्वेश्चन एंड फॉर 2 मार्क थ्योरी क्वेश्चंस, ठीक है। अब गाइस इसमें फॉर्मूला वगैरह भी है, लेकिन फॉर्मूले में इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूँ, इस वीडियो में सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन। फॉर्मूला शीट का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो, उसके बाद का वीडियो होगा न्यूमेरिकल सॉल्विंग। तो ऐसे हम एक चैप्टर के 3 वीडियोस कवर करेंगे, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 16 के 16 चैप्टर कवर करूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये स्टेटमेंट भी याद रखना, किरचॉफ करंट लॉ का अल्टरनेटिव स्टेटमेंट है ये। क्या है ये? दस द टोटल करंट फ्लोइंग टूवर्ड द जंक्शन इज इक्वल टू टोटल करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। अब ये देखिए, ये आता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, उसी का नाम है किरचॉफ सेकंड लॉ और लूप लॉ। तो पेपर में कई बार आपको 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, स्टेट किरचॉफ्स लॉज फॉर इलेक्ट्रिसिटी, या फिर 1 मार्क के लिए आ सकता है स्टेट किरचॉफ्स करंट लॉ, या फिर अलग से क्वेश्चन आ सकता है स्टेट किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए इसका स्टेटमेंट, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस। गाइस यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब लिखा है प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। आप सबको पता है जब किसी रेजिस्टेंस में से करंट पास होता है तो रेजिस्टेंस करंट को अपोज करता है, तो करंट को आगे भेजने के लिए वहां पे थोड़ा सा पोटेंशियल ड्रॉप होता है, उसी को कहते हैं पोटेंशियल ड्रॉप, या फिर जैसे यहाँ पे लिखा है पोटेंशियल डिफरेंस। और उसका सिंपल सा फॉर्मूला है I इंटू आर, दैट करंट दैट रेजिस्टेंस। ठीक है, फिर से एक बार करते हैं। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस, अब ड्रॉप वर्ड भी यूज कर सकते हैं। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस, मतलब EMF इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। ये रहा आपका स्टेटमेंट। अब रही बात इसके साइन कन्वेंशन की, तो जैसे मैंने आपको ऊपर समझाया, अब सर्किट में मतलब लूप में या तो क्लॉकवाइज जा सकते हैं या तो एंटी क्लॉकवाइज जा सकते हैं। मान के चलिए कि हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ठीक है, तो हम सर्किट में ऐसे जा रहे थे, रास्ते में हमें क्या मिला है? बैटरी। बैटरी मतलब ही क्या मिला? EMF। अच्छा ध्यान से देखिए हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, तो हम बैटरी के प्लस से माइनस पे जा रहे हैं। इस सिचुएशन में आपको EMF लेना होता है नेगेटिव। केस नंबर 2, ये देखिए फिर से हम सर्किट में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, रास्ते में फिर से क्या मिला? बैटरी। बैटरी मिला मतलब ही क्या मिला? EMF। लेकिन इस बार ध्यान से देखिए, हम बैटरी के कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? माइनस से प्लस। उस सिचुएशन में आपको EMF लेना होता है पॉजिटिव। गाइस दिस इज हाउ वी आर साइन पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन फॉर बैटरी, दैट इज EMF। बैटरी में से करंट कैसे जा रहा है वो मैटर नहीं करता। इधर आइए, पोटेंशियल ड्रॉप का देखते हैं। फिर से वही सिचुएशन, मान लीजिए हम सर्किट में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, रास्ते में मिला रजिस्टर। रजिस्टर मिला मतलब ही क्या मिला? पोटेंशियल ड्रॉप। पर यहाँ पे गौर करने वाली बात देखिए, हम भी लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं और रजिस्टर में से करंट भी लेफ्ट टू राइट जा रहा है, मतलब आवर डायरेक्शन एंड करंट का डायरेक्शन आर सेम। इस सिचुएशन में आपका पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है नेगेटिव, माइनस आया। लास्ट, फिर से हम सर्किट में लेफ्ट टू राइट ही जा रहे हैं, रास्ते मिला रजिस्टर, पर यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड, करंट उल्टे दिशा में आ रहा है, मतलब हम तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं पर करंट देखिए राइट टू लेफ्ट आ रहा है, मतलब आवर डायरेक्शन एंड करंट का डायरेक्शन आर अपोजिट, एंड दैट्स अ रीजन
पोटेंशियल ड्रॉप हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, दैट इज प्लस IR। ये दोनों बातें गाइज यहाँ पे लिखी हुई है इन साइन कन्वेंशन। मैंने बस आपको थोड़ा सिंपल करके समझा दिया है। तो ये भी एक चीज आपको प्रिपेयर करनी है फॉर 1 और 2 मार्क्स। आगे बढ़ते हैं। अब गाइस MCQ के लिए आपको एक चीज याद रखनी है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज कंसिस्टेंट विथ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये सवाल गाइस आ चुका है कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज अ कंजर्वेशन ऑफ व्हाट। 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, इट्स कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, डोंट फॉरगेट दैट। व्हाइल द वोल्टेज लॉ मतलब सेकंड लॉ इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये भी सवाल आता है कि किरचॉफ सेकंड लॉ इज अ कंजर्वेशन ऑफ व्हाट, एनर्जी। बुक ने यहाँ पे लिखा भी है क्लियर कट, रिमेंबर दिस, मतलब हमें समझना है कि ये बड़ा जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ वैसे अब इसके बाद आता है व्हीटस्टोन ब्रिज। सबको पता है व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज क्या है, तो यहाँ पे देख लीजिए। व्हीटस्टोन ब्रिज इज जनरली यूज टू मेजर रेजिस्टेंस। ये रहा इसका एप्लीकेशन इन द रेंज फ्रॉम टेंस ऑफ ओहम मतलब 10 ओहम, 20 ओहम, 30 ओहम टू हंड्रेड्स ऑफ ओहम्स मतलब 200, 300 ओहम तक। तो यहाँ पे भी 1 मार्क का सवाल है, व्हाट इज द यूज ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। आपको लिखना है टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस। यहाँ पे भी देखिए वही लिखा है, वही लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे भी 1 मार्क का सवाल आता है कि व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क। ये MCQ में भी आ सकता है। तो आप सबको पता है व्हीटस्टोन ब्रिज में हम इस तरह से गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं, और जब वो गैल्वेनोमीटर का करंट 0 होता है तब हम कहते हैं कि नेटवर्क इज बैलेंस। अब मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि जैसे मैंने शुरू से कह रहा हूं मैं कि हम सिर्फ 1 या 2 मार्क के क्वेश्चन पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो गाइस अगर आपको किसी ने पूछा कि व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल, तो ये आपका आंसर होना चाहिए नल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर। इसको जरा ध्यान से देख लीजिए। तो अगर आपको किसी ने पूछा कि व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, तो आपका आंसर होना चाहिए नल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, नल डिफ्लेक्शन मतलब ही क्या गाइस, तो करंट का 0 होना, नल मतलब 0। तो ये एक चीज आपको बड़े अच्छे से याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं गाइस। अब इसके बाद गाइस ये फॉर्मूला बड़ा जरूरी है, पर ये फॉर्मूला हम फॉर्मूला शीट में कवर करेंगे। ठीक है, पर यहाँ पे देखिए लाइन लिखा है, ये जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है उसको क्या बोला है, दिस इज द कंडीशन फॉर बैलेंसिंग द व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर आप 2-3 साल के पेपर देख रहे हो तो आजकल 1 मार्क के लिए ना ऐसा क्वेश्चन भी आता है, स्टेट द फॉर्मूला ऑफ दिस, स्टेट द फॉर्मूला ऑफ दैट। तो सिर्फ फॉर्मूला पूछा जाता है 1 मार्क के लिए। ये भी रीजन है कि हमें फॉर्मूला शीट अलग से बनाना पड़ेगा, ताकि 1 मार्क के लिए आता है तो हम उसको लिख सकें। लेकिन फिर फॉर्मूले याद कैसे रखना है वो भी डिस्कशन करना पड़ेगा, इसीलिए उस पर अलग से वीडियो बनाएंगे। फिलहाल थ्योरी पे फोकस करते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक सवाल है, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो यहाँ पे देखिए लिखा है, इन ऑल केसेस इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन सम अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद आता है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज को व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज भी कहते हैं, ये बात याद रखना। अब गाइस मीटर ब्रिज का भी यूज क्या है, टू कैलकुलेट अननोन रेजिस्टेंस। मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन नेटवर्क का ही मॉडिफिकेशन है। ठीक है, यहाँ पे भी गाइस अब देखो गैल्वेनोमीटर ही यूज करते हैं। तो अगर यहाँ पे भी आपको पूछा कि व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज, तो आपका आंसर सेम होना चाहिए, नल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अब और एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, मीटर ब्रिज कंसिस्ट ऑफ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन मतलब ऐसा, ये देख लीजिए, पूरे थ्रू आउट द वायर एरिया सेम है क्रॉस सेक्शन का। ऐसा क्यों, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया सेम होगा तभी तो वायर में थ्रू आउट रेजिस्टेंस यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, फिर से एक बार पढ़ रहा हूं, मीटर ब्रिज कंसिस्ट ऑफ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड 1 मीटर इन लेंथ। थेरोटिकली इसका लेंथ 1 मीटर होता है, मतलब 100 सेंटीमीटर, पर रियलिटी में गाइस इसका लेंथ होता है 1.1 मीटर, मतलब 110 सेंटीमीटर। अब वो 10 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, इधर जो हमने वायर जोड़ा है ना,
5 सेंटीमीटर यहाँ पे बाउंड किया जाता है और 5 सेंटीमीटर यहाँ पे बाउंड किया जाता है, पर एक्चुअल यूज में 100 सेंटीमीटर ही आता है। ये अपने कॉलेज के प्रैक्टिकल में भी किया होगा। आगे बढ़ते। अब गाइस इसके भी, ये भी बड़ा ज़रूरी सा फॉर्मूला है, शीट में देखते हैं। हाँ, अब ये देखो यहाँ पे भी लिखा है रिमेंबर दिस। ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी गाइस आ भी चुका है। हाँ गए, चलिए थोड़ा आगे पीछे हो गया था स्क्रीन, देखते हैं गाइज। ये देखिए क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ एरर्स इन मीटर ब्रिज। ये 2 मार्क का बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है। तो पहला एरर, द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर में नॉट बी यूनिफॉर्म। अगर वायर का क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म नहीं होगा, मतलब मान लीजिए वायर अगर इस तरह से कहीं पे कट हो जाएगा, तो सीधी सी बात है हर जगह पे रेजिस्टेंस सेम नहीं होगा। तो इस तरह से अगर होगा तो फिर एरर आ जाएगा। दूसरा, द एंड्स ऑफ अ वायर आर सोल्डर टू द मेटेलिक स्ट्रिप वेयर कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस इज डेवलप विच इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट। जैसे मैंने आपको ऊपर समझाया, ये देखिए कि 5-5 सेंटीमीटर का जो वायर है इस तरह से यहां पे बाउंड किया जाता है। अब उससे क्या होगा, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस बिल्ड होगा और बेवजह यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ठीक है, सो ये एक रीजन है कि एरर आ सकता है मीटर ब्रिज में। तीसरा रीजन, द मेजरमेंट ऑफ LX एंड LR में नॉट बी एक्यूरेट। अब ये ह्यूमन एरर है कि हमने ध्यान से देखा नहीं। हाँ, अब ये भी सवाल आता है कि एरर को मिनिमाइज करने के लिए क्या करें। टू मिनिमाइज द एरर, द वैल्यू ऑफ कैपिटल R, मतलब राइट गैप वाला रेजिस्टेंस, इज सो एडजस्टेड दैट द नल पॉइंट, ये आपको पता है कि मीटर ब्रिज में नल पॉइंट आता है। नल पॉइंट का और एक नाम है बैलेंस पॉइंट, और एक नाम है जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट। ये सारे सिमिलर नाम भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि पेपर सेटर हमेशा सिमिलर वर्ड्स यूज करते हैं ताकि हम थोड़े कंफ्यूज हो, पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, द वैल्यू ऑफ कैपिटल R इज सो एडजस्टेड दैट द नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड टू द मिडल 1/3 ऑफ द वायर। अब मिडल 1/3 मतलब क्या, मान लीजिए ये हमारा वायर है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 100 है, तो मिडल 1/3 का मतलब है कि हमारा जो नल पॉइंट है वो 33 सेंटीमीटर और 66 सेंटीमीटर के बीच में यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, फिर से एक बार पढ़ रहा हूँ। द वैल्यू ऑफ कैपिटल R इज सो एडजस्टेड दैट द नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड इन द मिडल 1/3 ऑफ द वायर दैट इज बिटवीन 34 सेंटीमीटर एंड 66 सेंटीमीटर, सो दैट परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ LX एंड LR आर मिनिमम एंड नियरली द सेम। ठीक है, इससे परसेंटेज एरर कम हो जाएगा। दूसरा गाइस, ये बड़ा ऑब्वियस सी बात है, द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ अननोन रेजिस्टेंस X एंड नोन रेजिस्टेंस R। अब सबको पता है मीटर ब्रिज में लेफ्ट गैप के रेजिस्टेंस को हम कहते हैं X विच इज अननोन, और राइट गैप में हम लगाते हैं R जिसका वैल्यू हमें पता है। तो पहला मेजरमेंट आपको ऐसे ही लेना है। आप जब एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे तो आपको क्या करना है, ये जो R है जो राइट गैप में लगाया है उसको लेफ्ट गैप में लगाना है, और ये जो X है अननोन रेजिस्टेंस जो लेफ्ट गैप में है उसे आपको राइट गैप में लगाना है, और फिर से एक बार रीडिंग लेना है। ऐसे आपको 3-4 बार करना है। ठीक है, so that error would be minimized. Last, the jockey should be tapped on the wire and not slided. मतलब गाइस ये जो हमारा वायर है ना, हमें जॉकी ना इस पे से हल्के हल्के टच करना है गाइस। ये देखिए ऐसे हल्के हल्के टच करना है, हमें जॉकी इस पे रगड़ना नहीं है, खींचना नहीं है, नहीं तो फिर इससे भी एरर आ जाएगा। ठीक है, तो गाइस ये 2 मार्क का बहुत जरूरी सवाल है, सोर्सेस ऑफ एरर्स एंड ऑल। चलिए आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन, व्हिटस्टोन्स ब्रिज मतलब ही मीटर ब्रिज गाइस। मीटर ब्रिज इज यूज्ड फॉर मेजरिंग वैल्यूज ऑफ वेरी लो रेजिस्टेंस प्रिसाइजली, पहला एप्लीकेशन। दूसरा एप्लीकेशन, we can also measure quantities such as galvanometer resistance, capacitance, inductance and impedance using Wheatstone's bridge। तो ये भी 1 मार्क का सवाल हो सकता है कि what are the applications of meter bridge। इसके बाद गाइस एक्टिविटी में आपको यहाँ पे केल्विन्स मेथड करके दिया है।
ये भी मीटर ब्रिज का ही वेरिएशन है, इसमें हम गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। अब अगर PYQ देखोगे तो ये क्वेश्चन भी 3 मार्क के लिए आता रहता है। खैर फिलहाल 1 मार्क के लिए आपको याद क्या रखना है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ना जॉकी के साथ गैल्वानोमीटर है ही नहीं, सिर्फ एक ही गैल्वानोमीटर है, वो भी वो गैल्वानोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर आपको किसी ने पूछा कि व्हाट इज अ वर्किंग प्रिंसिपल इन केल्विन्स मेथड, तो उसका आंसर माइंड इट नल डिफ्लेक्शन नहीं है, उसका आंसर है इक्वल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वानोमीटर बिफोर टचिंग द जॉकी एंड आफ्टर टचिंग द जॉकी। ये 1 मार्क के लिए याद रखना। हाँ, मेन पार्ट है पोटेंशियोमीटर। 1 मार्क के लिए डेफिनेशन आता है डिफाइन वोल्टमीटर। तो डेफिनेशन देख लीजिए। A voltmeter is a device which is used for measuring potential difference between 2 points of a circuit. 1 मार्क का डेफिनेशन है गाइस, डिफाइन वोल्टमीटर। MCQ में भी आता है। MCQ आता है कि जो आपका आइडियल वोल्टमीटर है उसका रेजिस्टेंस कितना होता है। गाइस हर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का अपना अपना रेजिस्टेंस होता है, तो यहां पे आपको याद रखना है कि आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट। प्लीज डू रिमेंबर दिस फॉर MCQ। रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा तभी तो ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तभी तो मेजर कर पाएगा। और 1 मार्क का सवाल है कि व्हाट इज पोटेंशियोमीटर। सो पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस which does not draw any current from the circuit and which is used to measure EMF and potential difference, that is drop। ठीक है, पोटेंशियोमीटर की यही खास बात है कि वो सर्किट से करंट नहीं लेता, मतलब बैटरी से करंट नहीं लेता। ये भी स्टेटमेंट याद रखना है, पोटेंशियोमीटर एक्ट्स एज आइडियल वोल्टमीटर। ठीक है, आगे जाके 2 मार्क का एक क्वेश्चन है जिसमें आपको डिफरेंस लिखना होता है। राइट द डिफरेंस बिटवीन वोल्टमीटर एंड पोटेंशियोमीटर। अगर आप पुराने पेपर देख रहे हो तो हर पेपर में आपको ऐसे राइट द डिफरेंस वाले क्वेश्चन नजर आते हैं, और एक क्वेश्चन आ सकता है, आगे है बात करते हैं। अब गाइस इसमें फॉर्मूले बहुत सारे हैं पर शीट में कवर करेंगे। हाँ, 1 मार्क का डेफिनेशन आपको आता है डिफाइन पोटेंशियल ग्रेडियंट। 1 मार्क का बहुत जरूरी सवाल। देखो यहां पे डेफिनेशन दिया हुआ है, पोटेंशियल ग्रेडियंट कैन बी डिफाइंड एज पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, देखो यहां पे लिखा हुआ है, इसको हम डिनोट करते हैं K से। अच्छा, इसका यूनिट भी पूछा जा सकता है, तो इसका यूनिट क्या आएगा, इसका यूनिट आएगा वोल्ट पर मीटर। बोर्ड वाले चाहे तो डायमेंशन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है फॉर न्यूमेरिकल, पर हम अगले वीडियोस में कवर करेंगे। फिलहाल के लिए बस ये डेफिनेशन याद कर लो कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। इट इज पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर ऑन पोटेंशियोमीटर सर्किट। उसके बाद गाइस, हाँ, 1 मार्क के लिए और एक सवाल आता है, स्टेट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ये रहा, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑन पोटेंशियोमीटर वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बिटवीन दोज 2 पॉइंट्स। potential difference between any 2 points is directly proportional to length between those 2 points। यहाँ पे मैंने पॉइंट्स का नाम लिया AB। सो ये भी एक बड़ा 1 मार्क के लिए जरूरी सवाल है। ठीक है, उसके बाद आता है पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशंस। अब इसमें गाइज या तो ये 2-2 मार्क के थ्योरी क्वेश्चंस है या 2-2 3-3 मार्क के न्यूमेरिकल है। ठीक है, पर यहाँ पे भी याद रखना, हर एप्लीकेशन में आप क्या यूज करते हैं, गैल्वानोमीटर। मतलब अगर पूरे पोटेंशियोमीटर की बात करें तो उसका भी वर्किंग प्रिंसिपल है, मतलब हर एप्लीकेशन का वर्किंग प्रिंसिपल है नल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वानोमीटर। और याद रखना, पोटेंशियोमीटर बैटरी से करंट नहीं लेता, मेन बैटरी से, चलिए सॉरी मेन बैटरी से नहीं, जिस सेल को बैलेंस करना है उससे करंट नहीं लेता। हाँ, हो गया गाइस। तो पहला एप्लीकेशन है इसका टू कंपेयर EMF ऑफ 2 सेल्स इंडिविजुअली। ठीक है, ये बड़े बड़े क्वेश्चंस है, पर इतना ही बता दूं, इसमें E1 अलग से काम करता है, E2 अलग से काम करता है।
बाकी ये रहा इसका फॉर्मूला शीट में कवर कर लेंगे। दूसरा गाइस, सम एंड डिफरेंस मेथड। सम एंड डिफरेंस में आपको क्या पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन व्हाट इज असिस्ट एंड व्हाट इज अपोज, या सम मेथड क्या है और डिफरेंस मेथड क्या है। तो आपको याद क्या रखना है, देखिए अगर हमारे पास दो सेल्स हैं और अगर वो इस तरह से कनेक्टेड है, इस तरह से मतलब कैसे, बैक टू बैक है, और एक सेल का माइनस दूसरे सेल के प्लस से कनेक्टेड है, ऐसे कनेक्टेड हो तो हम कहते हैं दे आर इन असिस्ट मोड। और अगर असिस्ट मोड में होंगे तो दोनों का ईएमएफ ऐड करना पड़ता है, मतलब यहाँ पे टोटल ईएमएफ आ गया E1 प्लस E2, ये सब यहाँ पे लिखा है देखो, और उसी को हम कहते हैं सम मेथड। ये भी आपको एक मार्क के लिए याद रखना पड़ेगा, व्हाट इज सम मेथड। अब इसके उल्टा अगर फिर से हमारे पास दो सेल है, लेकिन जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ना दोनों का माइनस माइनस आपस में कनेक्टेड है या प्लस प्लस आपस में कनेक्टेड है, तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं कि बोथ द सेल्स आर इन अपोज मोड। और ऐसे सिचुएशन में उनका रिजल्टेंट ईएमएफ आता है E1 माइनस E2। ऑफकोर्स मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पे कि E1 E2 से ज़्यादा है। इसी को हम कहते हैं डिफरेंस मेथड। ये देखिए गाइस, यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है। When the two cells are connected so that the negative terminals are together or positive terminals are connected together as shown in the figure. In this case, the EMF oppose each other and the effective EMF is E1 minus E2. This method of connecting two cells is called as difference method. तो ये भी गाइस एक मार्क का सवाल है। ऊपर क्या लिखा है वो भी देख लेते हैं। When two cells are connected so that the negative terminal of first cell is connected to positive terminal of second cell as shown in the figure. The EMF of two cells are added up and effective EMF is E1 plus E2. This method is called as sum method. तो ये सारा गाइस एक एक मार्क का कंटेंट है। देखिए बुक ने यहाँ पे डायग्राम बना के दिया है हमें, सम मेथड डिफरेंस मेथड। आगे बढ़ते हैं, बाकी ये रहे उसके फॉर्मूले, शीट में कवर कर देंगे, दिस वन एंड दिस वन। लास्ट and one of the most important thing to find internal resistance of the cell. ये स्मॉल आर का फॉर्मूला गाइस बहुत ज़रूरी है। फिलहाल तो मैं बस इतना बता दूं, अगर आप PYQ देखोगे तो आपको इसके न्यूमेरिकल ज़्यादा दिखेंगे, ठीक है। अब एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर याद रखना, वोल्टेज डिवाइडर, ऑडियो कंट्रोल, पोटेंशियोमीटर एज सेंसर, ठीक है। ये और एक ज़रूरी क्वेश्चन 2 मार्क का गाइस, पूरे टेक्स्ट बुक में जहाँ जहाँ पे आपको ऐसा मिलेगा एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, मेरिट्स, डीमेरिट्स, डिफरेंसेस, वो सब आपको प्रिपेयर करना है। ये आपको डेफिनेटली अच्छा स्कोर करने में हेल्प करेगा, ठीक है। क्या लिखा है देखिए, एडवांटेजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर ओवर वोल्टमीटर। पहला एडवांटेज, पोटेंशियोमीटर इज मोर सेंसिटिव देन वोल्टमीटर। दूसरा एडवांटेज, पोटेंशियोमीटर कैन बी यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस एज वेल एज ईएमएफ, बट वोल्टमीटर मेजर्स ओनली पोटेंशियल डिफरेंस। गाइज ये बहुत मेजर फर्क है, ठीक है। ये आगे का नहीं लिखा तो भी चलेगा, एज इट ड्रॉस सम करंट इट कैनॉट बी यूज टू मेजर ईएमएफ। अब मोटा मोटा याद क्या रखो, वोल्ट मीटर सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, पोटेंशियोमीटर ईएमएफ भी मेजर करता है और पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर करता है। लास्ट, measurement of potential difference or EMF is very accurate in case of potentiometer. Even a small potential difference in the order of 10 raised to minus 6 volt मतलब microvolt can be measured with it. ये पोटेंशियोमीटर का फायदा है गाइस। पर हर सिक्के के 2 साइड होते हैं, तो पोटेंशियोमीटर के डीमेरिट्स भी है कंपेयरिंग टू वोल्टमीटर। क्या है, पोटेंशियोमीटर इज नॉट पोर्टेबल। आप वोल्ट मीटर को बैग में लेके घूम सकते हैं, पोटेंशियोमीटर को नहीं, काफी बड़ा सेटअप होता है, आपने लैब में देखा होगा। एंड डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ इज नॉट पॉसिबल। वोल्ट मीटर की बात ही और है, वो गाड़ी के स्पीडोमीटर की तरह है, वो तुरंत आपको रीडिंग दिखा देगा, आपको कुछ मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ कनेक्शन बराबर करना है। पोटेंशियोमीटर में आपको थोड़ी मेहनत लगती है, आप डायरेक्टली पोटेंशियल मेजर नहीं कर पाते। तो ये 2 मार्क का बहुत जरूरी सवाल था गाइस। अगर डिफरेंस आया तो यही क्वेश्चन डिफरेंस में भी आता है, तो आपको ऐसे ही लिखना है। चलिए आगे आते हैं गैल्वानोमीटर पे। ये भी 1 मार्क का सवाल है, डिफाइन गैल्वानोमीटर।
So galvanometer is a device used to detect weak electric current in the circuit. Weak मतलब कितना? Few milliampere. देखिए यहाँ पे लिखे galvanometer can be used as ammeter or voltmeter with suitable modification. हम एमीटर और वोल्टमीटर की बात कर रहे हैं. हाँ, ये भी ध्यान से देखिए. galvanometer as an ammeter. एक मार्क का सवाल. डिफाइन एमीटर. एमीटर इज अ डिवाइस विच कैन मेजर करंट. यहाँ पे लिखा है एन एमीटर विच इज करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. बराबर. पर फर्क क्या है? गैल्वानोमीटर कैन मेजर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट वेर एज एमीटर कैन मेजर लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इन एम्पियर्स. दैट्स द फर्क. अब यहाँ पे एक चीज आपको बड़ी खास याद रखनी है. एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस थ्रू विच करंट इज टू बी मेजर्ड. मतलब अगर ये रेजिस्टेंस है और ये बैटरी है और आपको इस रेजिस्टेंस का करंट मेजर करने के लिए कहा है और उसके लिए आपको सर्किट में एमीटर लगाना है, तो आपको याद रखना है. एक मिनट ड्रॉ करके दिखाता हूं. तो आपको याद रखना है गाइस, एमीटर हमेशा रेजिस्टर के साथ पैरेलल में कनेक्ट होता है. हमेशा. ठीक है. सीरीज में रजिस्टर के साथ सीरीज में कनेक्ट होता है. अब ये देखिए, ये भी 2 मार्क का थ्योरी क्वेश्चन भी है. टू कन्वर्ट अ मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर इनटू एमीटर. अब इसमें 6-7 फॉर्मूले हैं गाइस जो न्यूमेरिकल में यूज किए जाते हैं. फिलहाल थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद क्या रखना है. देखिए, इन आइडियल केस एन एमीटर शुड हैव 0 रेजिस्टेंस. जैसे आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? इनफाइनाइट. वैसे आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? 0. ठीक है. अब गैल्वानोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये भी 1 मार्क का सवाल है. इसका आंसर है इन प्रैक्टिस दिस इज अचीव्ड. दिस इज मतलब व्हाट? कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू एमीटर बाय कनेक्टिंग अ लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद द गैल्वानोमीटर which effectively reduces the resistance of the galvanometer, and this low resistance connected in parallel is called as shunt. मतलब क्या करते हैं आपको पता है? गैल्वानोमीटर के रेजिस्टेंस के साथ और एक रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाना है, उसे हम कहते हैं शंट रेजिस्टेंस. पर माइंड इट, शंट का वैल्यू कैसा होना चाहिए? एज लो एज पॉसिबल. आइडियली 0. ये भी याद रखना है एमसीक्यू में. अब ये और एक 2 मार्क का सवाल है. व्हाट आर द यूजेस ऑफ शंट? तो पहला यूज देखिए, इट इज यूज्ड टू डाइवर्ट अ लार्ज पार्ट ऑफ करंट बाय प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेट पाथ एंड दस प्रोटेक्ट्स द इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम डैमेज. आपको पता है गाइस, गैल्वानोमीटर कैन टेक ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट. अगर आप एक रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाओगे और उसका वैल्यू कम से कम रखोगे तो मैक्सिमम करंट शंट में से पास होगा. ये सब थ्योरी में आता है गाइस, ताकि गैल्वानोमीटर डैमेज ना हो. दूसरा, इट इंक्रीजेस द रेंज ऑफ एन एमीटर. ये सब फॉर्मूला में बेटर समझ में आएगा आपको. इट डिक्रीजेस द रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स टू विच इट इज कनेक्टेड. गाइस ये डायग्राम देख लीजिए. गैल्वानोमीटर के साथ ये देखिए शंट पैरेलल में कनेक्टेड है. तो गैल्वानोमीटर तो थोड़ा सा ही करंट लेता है आउट ऑफ टोटल करंट. टोटल करंट कितना है? I. बाकी मैक्सिमम करंट जो है वो शंट रेजिस्टेंस में से पास होता है, जिसे हम कहते हैं IS. और अगर ये दोनों पैरेलल में है तो सबको पता है, जब 2 रेजिस्टेंसेस पैरेलल में होते हैं तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कम होता है. तो ये सब गाइस ऊपर लिखा हुआ है. ये 3 चीजें ऊपर लिखी हुई है. फिर से कह रहा हूं, जब फॉर्मूला शीट कवर करेंगे तो टोटल 7 फॉर्मूले हमें कवर करने हैं. उसमें से ये 2 फॉर्मूले सबसे जरूरी है. कैलकुलेशन ऑफ शंट रेजिस्टेंस 2-2 मार्क के न्यूमेरिकल आते हैं इस पे. खैर, ये सब हम फॉर्मूला शीट में देखेंगे. ये भी बहुत जरूरी है, उसी वीडियो में देखेंगे. लास्ट पार्ट, गैल्वानोमीटर एज अ वोल्टमीटर. यहां पे फिर से लिखा है, अ वोल्टमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट. अगला पॉइंट बड़ा जरूरी है. It is always connected in parallel with the component across which voltage drop is to be measured. मैं सेम डायग्राम फिर से बना रहा हूं.
अगर ये हमारा रजिस्टर है, अगर करंट मेजर करना है तो एमीटर इसके साथ सीरीज में लगाओ, पर अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस या ड्रॉप मेजर करना है तो वोल्ट मीटर इस रेजिस्टेंस के साथ गाइस पैरेलल में लगाना पड़ता है। और जैसे ऊपर हमने देखा कि आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, इनफाइनाइट। अब ये देखिए, टू कन्वर्ट मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, देखिए, इफ वी कनेक्ट अ रेजिस्टेंस ऑफ सुटेबल हाई वैल्यू x इन अ सीरीज विद द गैल्वानोमीटर, तो गैल्वानोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक लो वैल्यू रेजिस्टेंस गैल्वानोमीटर के साथ पैरेलल में लगाना पड़ता है, जिसे कहते हैं शंट। आइडियली उसका वैल्यू कितना लेना होता है, 0। बट अगर उसी गैल्वानोमीटर को आपको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो फिर आपको गैल्वानोमीटर के साथ एक रेजिस्टेंस सीरीज में लगाना पड़ता है, और इस रेजिस्टेंस का वैल्यू शुड बी एज हाई एज पॉसिबल, आइडियली इनफाइनाइट ओहम। ये सब याद रखना है फॉर एमसीक्यू पर्पस। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा, तो ये देखिए 3 फायदे यहां पे लिखे हैं। वोल्टेज मेजरिंग कैपेसिटी मस्ट बी इंक्रीज्ड, इफेक्टिव रेजिस्टेंस मस्ट बी इंक्रीज। अब गाइस, एमीटर में हमने पैरेलल में लगाया था तो रेजिस्टेंस घट गया था, इधर आपने दोनों को सीरीज में लगाया है तो सीधी सी बात है ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। इट मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पॉसिबल डैमेजेस, ये वही पॉइंट्स है। ये देखिए सर्किट यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये गैल्वानोमीटर है और उसके साथ ये रेजिस्टेंस सीरीज में लगाया हुआ है ना। ये फॉर्मूला भी जरूरी है अगली वीडियो में, सेम अगले वीडियो में। हाँ गाइस, ये देखिए बुक ने अलग से लिख के दिया है, इससे आप समझ सकते हैं इसका इंपॉर्टेंस कितना है। कंपैरिजन बिटवीन एमीटर एंड वोल्ट मीटर। पहला, एमीटर मेजर्स करंट, वोल्ट मीटर मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस। ऑब्वियस है, एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। एमीटर कब बनता है, इट इज गैल्वानोमीटर, दैट इज मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर विथ लो रेजिस्टेंस, आइडियली 0। और वोल्ट मीटर, it is also moving coil galvanometer with high resistance, ideally infinite. Smaller the value of shunt, greater will be the current measured. Is obvious है। Larger the series resistance, अब यहाँ पे वर्ड नहीं लिखा है सीरीज, पर हम लिख देते हैं greater will be the potential difference measured। और यहाँ पे गाइस एमीटर का रेजिस्टेंस और वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस का फॉर्मूला दिया है। ये सब कुछ फिर से कह रहा हूँ, फॉर्मूला शीट वाले अगले वीडियो में कवर होगा। तो गाइस, दिस इज इट। इस चैप्टर में जो 1 या 2 मार्क के इंपॉर्टेंट कंटेंट है जो हाईलाइट करके रखा है, वो आपको गाइस बार बार पढ़ना है ताकि उसमें हम ज्यादा स्कोर कर सके। डेरिवेशन तो प्रिपेयर करनी है गाइस, पर अगर हर चैप्टर का हम इस तरह से प्रिपेयर करेंगे ना तो हमारा स्कोर डेफिनेटली इंप्रूव होगा। खैर, अगले वीडियो में मिलेंगे, अगले वीडियो में फॉर्मूला शीट। थैंक यू सो मच।